ओबीसी समाज के लोग अब रोड पर SC ST और माइनॉरिटी के साथ निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं वोट की ताकत से आपको हराने का काम करेंगे, वरना इस क्रीमी लेयर के प्रावधान को खत्म किया जाए या इसकी लिमिट 15 लाख किया जाए। MSP नहीं मिलती उसका नुकसान कितना है, पहले मैं उस विषय पे बात करूंगा। टोटल जितने आर्थिक शास्त्री हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं, वो इस बात से सहमत हैं। इवन सरकारी आंकड़े भी ये बताते हैं कि हमारे देश में लगभग 11 लाख करोड़ की फसलें जो हैं वो घोषित की गई MSP पर नहीं खरीदी जाती। पिछड़े वर्ग की जो 60% हिस्सेदारी है उसका आरक्षण 40% बढ़ाया जाए 27 से बढ़ाकर, और जो क्रीमी लेयर अगर नहीं हटाया जाता है तो क्रीमी लेयर की 8 लाख से 15 लाख की क्रीमी लेयर की सीमा की जाए। 80% व्यापारी या मिल मालक, बोलना नहीं चाहिए गुजराती है या मारवाड़ी है, मतलब किनको लाभ दिया जा रहा है और नुकसान किसका किया जा रहा है? जो 14 करोड़ किसान परिवार हैं जिनमें से 90% OBC, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट। आज तक 10% नौकरियों में हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की हो पाई है। IIT, IIM, एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में आज तक प्रोफेसर में 5% लोग ही OBC के लग पाए। आज WTP की प्रेस वार्ता में सभी मीडिया कर्मी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, देश में अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के 60% लोगों के साथ क्रीमी लेयर का विधान लगाकर कैसे 93 से लेकर 2023 तक सरकारी नौकरियों में, स्कूल और कॉलेजों में उनका हक छीना जा रहा है। आज मैं क्रीमी पर बात करूंगा। साथियों, BP मंडल के द्वारा 1990 में मंडल आयोग का गठन हुआ था और मंडल आयोग की मांग की गई थी। और साथियों, 1993 में जाकर बड़े संघर्ष के बाद, बड़ी आगजनी के बाद, बड़े बलिदानों के बाद 1993 में मंडल आयोग का फैसला लागू हुआ। लेकिन इसके साथ ही साथ मनुवादी सरकार और मनुवादी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रीमी लेयर लगाकर नौकरियों में, स्कूल और कॉलेजों में उनका हक छीनने का काम किया। साथियों, देश में 90% जो बहुसंख्य समाज के लोग हैं उसमें 60% पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। इस देश की 140 करोड़ जनता में हर दूसरा व्यक्ति पिछड़े वर्ग से आता है। लेकिन आज सबसे ज्यादा डाका और हकमारी पिछड़े वर्ग के साथ हो रही है। तो आज जो 1993 में जो ये मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी और जो उस पर क्रीमी लेयर लगाकर हमारा हक छीनने का काम किया था, इसकी वजह से आज जो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू हुआ था 93 में, आज तक 10% नौकरियों में हिस्सेदारी पिछड़े वर्ग की हो पाई है। IIT, IIM, एम्स और केंद्रीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय में आज तक प्रोफेसर में 5% लोग ही OBC के लग पाए। चाहे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखिए,
चाहे वो मीडिया में देखिए, चाहे वो देश की 10 बड़ी बड़ी कंपनियों में देखिए, सबसे ज्यादा अगर आजादी के बाद और 93 के बाद अगर किसी का हक छीन रहा है तो वो पिछड़े वर्ग का छीन रहा है। तो मेरा आज प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान में जो मनुवादी सरकार बैठी हुई और मनुवादी जो सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ, उनसे मांग है कि क्रीमिलियर के प्रावधान को खत्म किया जाए या इसको 15 लाख की जो 8 लाख की लिमिट है इसको 15 लाख लिमिट किया जाए और ओबीसी का जो 27% आरक्षण है इसको 40% आरक्षण बढ़ाया जाए इसको, ताकि पिछड़े वर्ग की संख्या के हिसाब से नौकरियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पिछड़े वर्ग के बच्चों को इसका लाभ मिल सके। साथियों, कहीं ना कहीं आज एससी, एसटी, ओबीसी, सीबीसी के बच्चों को एनएफएस नोट फाउंड सूटेबल के बहाने से भी उनकी नौकरियों में स्वर्ण समाज के बच्चों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर और बाद में कोर्ट का बहाना बनाकर उनको लगातार 93 से अब तक रेगुलर काम करने का काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी नौकरियों को जनरल बच्चों को दिया जा रहा है। तो मेरा आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इतना ही कहना है कि पिछड़े वर्ग की जो 60% हिस्सेदारी है उसका आरक्षण 40% बढ़ाया जाए 27 से बढ़ाकर, और जो क्रीमिलियर अगर नहीं हटाया जाता है तो क्रीमिलियर की 8 लाख से 15 लाख की क्रीमिलियर की सीमा की जाए, वरना पिछड़े वर्ग के लोग अब दोस्त और दुश्मन की पहचान कर चुके हैं और रोड पर निकल चुके हैं। और जो आज वर्तमान में पिछले 10 साल से एक ही बात पूरे देश में चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा है पिछले 14 से लेकर 23 में 10 का विश्वास और 90 का विनाश हो रहा है। क्यों? ये देश का प्रधानमंत्री अपने को ओबीसी कहता है। हमें पता है कि उसने मुख्यमंत्री रहते हुए उसने ओबीसी में अपने को डलवाया, क्योंकि स्वर्ण समाज से आते हैं, उन्होंने छल किया ओबीसी के साथ। लेकिन फिर भी ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बाद जातिगत जनगणना के अंदर एससी एसटी के साथ ओबीसी की जनगणना की जो मांग उठ रही है पूरे देश में, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही? क्या ओबीसी इस देश का मूल निवासी नहीं? क्या ओबीसी वोट देकर इस देश की सरकार नहीं बनाता? जो हर दूसरा व्यक्ति ओबीसी है पूरे देश में, क्या उनको सिर्फ राम मंदिर के आंदोलन के लिए धर्म के प्रति लगा? आज ओबीसी जागरूक हो चुका है। तो मैं इस देश की हिटलरशाही सरकार जो ओबीसी अपने को मानता है प्रधानमंत्री, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी को 60% जो उसकी हिस्सेदारी, जो उसकी संख्या है, उसके हिसाब से देश के प्रधानमंत्री को हिस्सेदारी देनी चाहिए, वरना 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर ओबीसी समाज के लोग अब रोड पर एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं वोट की ताकत से आपको हराने का काम करेंगे, वरना इस क्रीमिलियर के प्रावधान को खत्म किया जाए या इसकी लिमिट 15 लाख किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियों में, स्कूल और कॉलेजों में उसकी हिस्सेदारी मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। कर्मियों का आपका सबका आभार, आपका स्वागत है। जैसा कि अभी साथी बता रहे थे, बहुत सी चर्चा मेरे से पहले भी हुई है। मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ, बजट एनालिस्ट हूँ। अकेला एमएसपी की बात भी होगी, लेकिन एमएसपी के साथ कितना समाज जुड़ा हुआ है, किस किस को कितना लाभ होता है, किसका कितना नुकसान किया जाता है, उसके बारे में डिटेल में थोड़ा 5 मिनट में चर्चा करूँगा। देखो, 14 करोड़ किसान परिवार है, हर व्यक्ति जानता है। 14 करोड़ किसान परिवार में एक नई चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 90% ओबीसी
शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट हैं किसान, और उनके लिए एमएसपी की मोदी जी बोलते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो हम उसी को मुद्दा बनाया कि उसमें सारा समाज का भला होता है अगर एमएसपी मिले। अब अगर एमएसपी नहीं मिलती उसका नुकसान कितना है, पहले मैं उस विषय पे बात करूँगा। टोटल जितने आर्थिक शास्त्री हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, एग्री एक्सपर्ट हैं, वो इस बात से सहमत हैं, इवन सरकारी आंकड़े भी ये बताते हैं कि हमारे देश में लगभग 11 लाख करोड़ की फसलें जो हैं वो घोषित की गई एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती। उसका अंदाज़न 3 लाख करोड़ से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए हर साल उन लोगों के पास जा रहा है जो गिनती में 20-25 लाख व्यापारी हैं, राइस शेलर वाले हैं, चावल मिल वाले हैं, दाल मिल वाले हैं, आटा मिल वाले हैं, जहाँ वो यूनिट है जिसमें एग्री प्रोड्यूस काम आता है, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। अगर किसान के पास एमएसपी आएगी, ये पैसा किसान के पास आएगा। अब क्या हो रहा है, किसान के पास ना आने के कारण ये इन लोगों के, व्यापारियों के और ये मिल मालिकों के पास जाता है। उसका नुकसान क्या है, मैं एक छोटी एग्जांपल दूंगा। किसान जब मंडी से अपना फसल बेच के घर को जाता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, दुकान पे जाता है। घर के लिए कोई सामान लेना है, बच्चों के लिए लेना है, सबसे पहले खर्चा कहाँ करता है, वो मंडी से निकलेगा, पैसा लेके सबसे पहले दुकान पे जाएगा। अगर ये किसान को एमएसपी मिलेगी, एक तो उसको बेनिफिट क्या है, 10,000 से लेके 50,000 रुपये साल का फ़ायदा होता है, जो आंकड़े बता रहे हैं। उसके बाद मोदी जी क्या दे रहे हैं, तो भी पीएम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वो कितनी बनती है, मैक्सिमम एक साल में सिर्फ 60,000 करोड़ रुपये दी गई, लगभग अंदाजन 10 करोड़ परिवारों को, जबकि किसान 14 करोड़ हैं। और 60,000 करोड़ रुपये जो देते हैं, उसके बजाय नुकसान कितना हो रहा है किसान का, जो एमएसपी नहीं मिल रही, 3 लाख करोड़ से लेकर 4 लाख करोड़, और वो उसको ना मिलने से दूसरा किसका नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हुआ है जो 6 करोड़ दुकानदार हैं गांव में, कस्बे में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। और अगर किसान के पास पैसा आता तो एक 6 करोड़ दुकानदारों का भी फायदा होता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, उन 6 करोड़ दुकानदारों का भी नुकसान किया जा रहा है, जिसको एमएसपी नहीं दी जाती किसान को। फायदा किसको हो रहा है, 20-22 लाख बड़े व्यापारियों को, मिल मालिकों को। और उनमें से भी बड़ी हैरानी होगी, मैं वो आंकड़े प्रूव कर दूंगा, उनमें से भी 80% व्यापारी या मिल मालिक, बोलना नहीं चाहिए गुजराती हैं या मारवाड़ी हैं, मतलब किनको लाभ दिया जा रहा है। और नुकसान किसका किया जा रहा है, जो 14 करोड़ किसान परिवार हैं, जिनमें से 90% ओबीसी, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट किसान हैं। और दूसरा नुकसान किसका किया जा रहा है, 6 करोड़ दुकानदार हैं, जिनमें उनमें भी 60 to 70% ओबीसी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं। आप समझिए, जो अभी पहले चर्चा हो रहा था, कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ एक मुद्दे पर, एमएसपी ना मिलने से। अब दूसरा मुद्दा क्या है, ये सब कुछ, उसके बाद दूसरा किसानों का नुकसान कहाँ हो रहा है, जैसे डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय, जब मोदी जी आए थे तब इन्होंने एक भाषण दिया था, मेरा नसीब अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीजल क्रूड ऑयल की कीमतें कम होगी, ये बोला था। लेकिन जनता का नसीब नहीं अच्छा हुआ और किसान का बिल्कुल नहीं हुआ। जब से मोदी जी आए हैं, पर एकड़ एमएसपी मिल नहीं रही किसान को, पर एकड़ किसान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,000 रुपये पर एकड़ बढ़ गई। उसके कारण किसान के ऊपर कर्जा बढ़ गया। अभी मेरे पहले साथी बोल रहे थे, विदेश के ऊपर 55 लाख करोड़ से बढ़कर कर्जा 205 लाख करोड़ रुपये हो गया। आपके साथ मैं एक जानकारी और शेयर करता हूँ, किसान का औसतन कर्जा बढ़कर 75,000 रुपये हो गया, मजदूर का कर्जा बढ़कर 47,000 रुपये हो गया, और जितने 6 करोड़ दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, एमएसएमई, उनका कर्जा भी 40% बढ़ गया। एमएसपी भी नहीं मिली, बेरोजगारी भी हुई, कोरोना लॉकडाउन भी लगा उसके कारण। अब इसका सलूशन क्या है, मुद्दे बहुत हैं। अभी प्रधानमंत्री ने श्री अन्न योजना की चर्चा की थी, हमने उसका भी समाधान दिया है कि बजट के अंदर 2 लाख करोड़ रुपये प्रोविजन करनी है। जैसे पहले एफसीआई बनी हुई, ऐसी एफसीआई को दे दो, जहाँ एफसीआई ऐसी को नई एजेंसी बना दो, वो 12 लाख करोड़ की फसलें खरीदेगी। साल में 2 फसलें आती हैं, खरीफ की है और रबी की है।
6 लाख करोड़ की फसल का व्यापार करने के लिए कितना होगा? 2 लाख करोड़ रुपये बहुत है। उससे जैसे एफसीआई को लोन मिलता है, इस एजेंसी को भी लोन मिलेगा, फसलें खरीदी जाएंगी एमएसपी घोषित पर, उसका चावल मिलों को हम देंगे, सरकार देगी, चावल मिलों को, आटा मिलों को, दाल मिल वालों को, एग्री प्रोसेसिंग यूनिट को वो सामान, वो फसलें खरीद के उसको सप्लाई किया जाएगा। आज क्या है, मैं कंज्यूमर के नोटिस पे भी लाना चाहता हूँ, कंज्यूमर को आटा 35 रुपये से शुरू होता है, 40 रुपये, 45 रुपये। कंज्यूमर को चावल भी 60 रुपये से शुरू होकर 90 तक जाता है। वो उसकी कॉस्ट पता कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो करते हैं ये उन्होंने फसल एमएसपी का खरीदी है। जबकि वर्चुअली क्या है, मैं 2 स्टेटों का खासकर जिक्र करूँगा, बिहार में तो मंडियाँ ही नहीं, वहाँ तो गेहूँ 800 रुपये से शुरू होकर 1600 रुपये तक बिकती है, धान 1100 से शुरू होकर 1800 रुपये में बिकता है। जबकि हमें आटा भी ग्राहक को, आम जनता को वही उसी रेट से हिसाब से मिलता है एमएसपी के। मतलब उनका अननेसेसरी बहुत ज़्यादा जो उनके पास नुकसान कंज्यूमर का भी हो रहा है। सोल्यूशन हमने दिया है, मैं विकास फाउंडेशन की तरफ से सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। उसमें क्या है, बजट में 2 लाख करोड़ का प्रोविजन करके सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी, व्यापार किया जाएगा। आने वाले टाइम में 10 साल में फूड क्राइसिस आने वाला दुनिया में, जितनी लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए किसान को एमएसपी दी जाएगी। वो पैसा छोटे दुकानदार के पास आएगा, अगर किसान के पास पैसा आएगा तो मजदूर के पास भी पैसा आएगा। सिर्फ एक मुद्दे पर, जिसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी को भी लाभ हो रहा है, देश के किसान को, उसके साथ दुकानदारों को भी लाभ हो रहा है, तीसरा उसके साथ जो मजदूर है उसका भी लाभ हो रहा है, चौथा है इतना पैसा अगर किसान के पास आएगा, रूरल इकॉनमी में जाएगा, रूरल इकॉनमी ग्रो करेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो उसके लिए मैं आपको वो प्रेस भी अपनी दूँगा, हमने 22 दिसंबर 2022 से ये मतदाता जागृति अभियान शुरू किया गया है, जिससे देश के हर परिवार को फ़ायदा होगा। उसमें एक मुद्दा मैं और जोड़ दूँ, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें, एक्साइज ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, सरचार्ज, विंडफॉल टैक्स, जितने लेवीज लगी हैं, जब से लगे हैं, मोदी आए हैं, उनकी कीमतें 40% बढ़ गई। उसकी कॉस्ट 25,000 करोड़ रुपये बनती है पर मंथ की। जबकि हम पिछले 2 साल से हर महीने गवर्नमेंट को एस्टीमेट के ज़्यादा, जो उसका टारगेट है जीएसटी कलेक्शन का 1,10,000 करोड़ का, हम उससे ज़्यादा 41,000 करोड़ से लेके 45,000 करोड़ रुपये हर महीने एक्स्ट्रा देते हैं। उसी में से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें कम की जा सकती हैं, सभी देशवासियों को, सभी परिवारों को लाभ दिया जा सकता है, और किसान को एमएसपी देकर देश की 90% आबादी को लाभ दिया जा सकता है। वो हमारा कैंपेन चल रहा है। हम भी चाहते हैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर आप लोग अगर समर्थन करें। मैं आपसे एक ही अपील करूंगा, मीडिया वालों को खास करके, आपने किसानों का एजिटेशन पहले भी देखा था, अब फिर शुरू हो रहा है, मुद्दा वही एमएसपी का ही है, किसान का मुद्दा है। उस मुद्दे से हम अगर सब लोग मिलकर किसान की एमएसपी की सपोर्ट कर दें तो हम बाकी सरकार अपनी बना सकते हैं। मैं तो इसी बात से अपनी बात खत्म करूँ।